हेलो एवरीवन। क्वांटम एक्सीलरेट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पे फिजिक्स के लिए एकदम फर्स्ट वीडियो है। एंड अगर आपको ये पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में आप हमको बताएंगे, देन हम प्रोसीड करेंगे आगे के लिए, यानी कि नेक्स्ट वीडियो हम तब डालेंगे जब आपको ये पसंद आती है। तो इसमें सबसे पहला जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एटम। 12th क्लास CBSE के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि एटम के बाद हम न्यूक्लियर पढ़ते हैं। तो न्यूक्लियर फिजिक्स जो है वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी ट्रेंडिंग में है फिलहाल। सारी रिसर्चेज, बहुत ज़्यादा रिसर्च मतलब अभी न्यूक्लियर में चली हुई हैं। एटम जो है इसकी हिस्ट्री तो बहुत लंबी है, बट सबसे पहले जो इसकी डेफिनेशन दी गई थी, जो सबसे ज़्यादा गलत प्रूव हुई थी, वो थी एटम क्या होता है। एटम को स्मॉलेस्ट पार्टिकल बता दिया गया। स्मॉलेस्ट पार्टिकल का मतलब है इंडिविजुअल पार्टिकल, मीन्स एटम एक ऐसा पार्टिकल बताया गया था जो डिवाइड नहीं करा जा सकता है। अच्छा, एटम को परमाणु भी कहा जाता है हिंदी में, आपको पता है। परमाणु जो नाम था वो आया कहां से था? परमाणु को हमारे महर्षि कणाद थे जिन्होंने इसका नाम परमाणु रखा था। परमाणु मीन्स परम अणु, बेसिक पार्टिकल। अब ये बड़ी क्यूरियोसिटी रही है हमेशा से कि सारे के सारे जो मैटर है, पदार्थ है, वो बना किससे? हमारी बॉडी, यूनिवर्सल जितना भी मास है कंप्लीट, वो बना किससे है? कोई तो पार्टिकल होगा। तो महर्षि कणाद ने बताया कि वो जो पार्टिकल का नाम है बेसिक पार्टिकल, उसको हम परमाणु कहेंगे। अब उसके बाद, ये तो बहुत पहले की कहानी है, इसके बाद कहानी स्टार्ट होती है आगे की कि परमाणु चलो बता तो दिया, लेकिन होता कैसे है, इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज आती रही बाद में। तो जैसे आप जानते हैं, एक साइंटिस्ट है हमारे बॉयल, बड़ी फेमस साइंटिस्ट है गैसेस थ्योरीज में, गैसेस लॉज में आपने पढ़ा भी होगा, बॉयल्स लॉ वगैरह। तो बॉयल ने जैसे ही ये बताया था गैसेस के बारे में कि गैसेस को कंप्रेस या एक्सपेंड करा जा सकता है। तो अगर गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, इसका बेसिक मीनिंग ये है कि पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस को हम कम कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, सो दैट पार्टिकल क्लोज आ जाएंगे और गैस कंप्रेस हो जाएगी। तो अब यहां से पार्टिकल का नाम आ गया कि कोई पार्टिकल है जिससे गैस बनी हुई है, और उस पार्टिकल का नाम था एटम। एक्सपेंड हो सकती है, इसका मतलब ये है कि पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस है उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो पार्टिकल तो है गैसेस के अंदर, वही पार्टिकल जो है बेसिक पार्टिकल, उनका नाम एटम है। अब इसके ऊपर बहुत सारे थ्योरी आती रही। एटम पता लग गया कि बेटा एटम ये होता है और इसकी डेफिनेशन ये होती है। ये करेक्ट डेफिनेशन नहीं है, ये फेल हो जाती है। कैसे फेल होती है वो आगे देखेंगे हम। इसके बाद थ्योरी आनी स्टार्ट हो जाती है। डाल्टन्स लॉ, थॉमसन मॉडल, एटम का थॉमसन मॉडल। इसमें क्या था, थॉमसन ने यह बताया कि एटम जो है वो एक सॉलिड स्फीयर की फॉर्म में होता है, और सॉलिड स्फीयर के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कंप्लीटली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है पूरे के अंदर। उसने इसकी कंपैरिजन करी थी जो अपने एटॉमिक मॉडल की, एटॉमिक स्ट्रक्चर की, इसकी शेप की, वो वाटरमेलन से करी थी, तरबूज जो होता है। उसने कहा कि भाई जो हमारा एटम है वो तरबूज की शेप का है, एंड जो रेड वाला पार्ट होता है, पल्प जो होता है वाटरमेलन के अंदर, तो पल्प की तरह पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा इसमें फिलअप रहता है, और जो नेगेटिव चार्ज रहता है वो लाइक चेरीज इन केक, या कहो सीड्स इन वाटरमेलन। जो बीज हैं तरबूज के, वो उनके एनालॉगस क्या था? इलेक्ट्रॉन था। और जो पल्प है, पॉजिटिव चार्ज पल्प की तरफ फिलअप है इसमें, यानी कंप्लीटली एटम जो हमारा फुल भरा हुआ है। ये काफी हद तक सक्सेसफुल हुआ था। सक्सेसफुल कैसे हुआ था? इसने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया था कि क्यों हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर या शेयर कर सकते हैं। जैसा कि अभी तो हमें पता है बहुत अच्छे से कि इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं, कभी प्रोटॉन मूव नहीं करते। उस टाइम प्रोटॉन वगैरह पता नहीं था, ना न्यूक्लियस पता है। अभी सिर्फ ये पता है पॉजिटिव चार्ज कुछ होता है और इलेक्ट्रॉन कुछ होते हैं।
इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इन्होंने ये करेक्टली एक्सप्लेन कर दिया कि इलेक्ट्रॉन्स को ही क्यों हम ट्रांसफर कर सकते हैं, बिकॉज सीड की फॉर्म में तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, पल्प तो ट्रांसफर नहीं हो सकता, सीड ट्रांसफर हो सकते हैं। दूसरा क्या था, जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती है, रेडिएशन होता है कि भाई एटम रेडिएट क्यों करता है, लाइट कहां से आती है। तो उन्होंने कहा जैसे ही पर्टर्बेशन देते हैं एटम को, पर्टर्बेशन का मतलब है इसकी स्टेट में जैसे तुम चेंज करोगे, इसे थोड़ा हिला दो, हीट कर दो, एनर्जी स्टेट चेंज होनी चाहिए जो इसकी एनर्जी फिलहाल है। जैसे एनर्जी स्टेट चेंज होगी इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है, और अगर इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करेगा तो रेडिएट करेगा, एनर्जी निकालेगा, अलग अलग कलर की लाइट निकलेगी। अब फेल कैसे हो गया, इसके बाद हमारे एक साइंटिस्ट थे थॉमसन के बाद, जिनका नाम था लेनार्ड। उन्होंने अपना एक सजेशन दिया था। लेनार्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। वो क्या है डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे, हम एक और वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर स्पेशली। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में क्या था, सपोज दैट कोई भी एटम है, किसी पार्टिकल का, किसी भी एलिमेंट का, एल्यूमिनियम हो, आयरन हो, गोल्ड हो, कोई भी है, एक उसने मेटल लिया, मेटल के ऊपर कैथोड रे को इंसिडेंट कराया, तो उसने पाया कैथोड रे मेटल से पास हो जाती है। यहाँ पे मेटल था, सपोज दैट यहाँ मेटल रखा हुआ है, कैथोड रे इसके अंदर से पास हो गई, तो भाई मैटर जो है वो एटम से बना हुआ है, एटम के बीच में स्पेस बहुत कम होता है, यानी कि जो ये रेज पास हो रही है बेसिकली एटम से पास हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन कि पूरा का पूरा सॉलिड स्फीयर हमारा भरा हुआ है, तो रेज के अंदर से पास कैसे होंगी, कंप्लीट फिलअप है ये तो इसने अपना सजेशन दिया था कि नहीं, एटम कंप्लीटली फिलअप नहीं है, इसके अंदर बहुत सारा पार्ट एम्प्टी है, खाली है, बहुत सारी जगह है जिसके अंदर से हमारी रेज डायरेक्टली सीधी की सीधी पास हो जाती है, अनडेविएटेडली पास हो जाती है, कोई डेविएशन नहीं आता इनके पाथ में। दूसरा उसने ये कहा कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन नहीं पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन नहीं पता उस टाइम तक, जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी नेगेटिव चार्ज की तरह ही, जैसे नेगेटिव चार्ज सीड्स की फॉर्म में ही, ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज हमारा पार्टिकल्स की फॉर्म में रखा हुआ उसके अंदर। बट इसको क्या दिक्कत हुई, फिर ये भी फेल हो गया, बिकॉज अगर दोनों के दोनों एक जैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज भी सीड्स की तरह है, नेगेटिव चार्ज भी सीड्स की तरह है, तो सिर्फ हम नेगेटिव चार्ज को क्यों ट्रांसफर कर सकते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही क्यों ट्रांसफर हो रहे हैं, फिर तो पॉजिटिव चार्ज को भी ट्रांसफर होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, आगे आ जाओ। अब थॉमसन मॉडल ये भी नहीं बता पाता कि हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल लाइंस ओरिजिनेट कहां से होती हैं, हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल लाइन क्या होती है वो भी हम पढ़ेंगे। कुछ रेज होती, लाइट अलग अलग कलर की लाइट निकलती है, रेज वो क्यों आती है वो हम देखेंगे, स्पेक्ट्रा बनता है पूरा का पूरा, एक बैंड बनता है। देखिए लेनार्ड का सजेशन के बाद जब ये दोनों फेल हो गए, एक हमारा थॉमसन मॉडल फेल हो चुका है और दूसरा हमारा लेनार्ड सजेशन फेल हो चुका है। अब जो काफी हद तक सक्सेसफुल रहा था रदरफोर्ड मॉडल। अब रदरफोर्ड ने जो अपना मॉडल किस बेसिस पे दिया था, एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसका नाम है अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये रदरफोर्ड के जो असिस्टेंट थे दो, उन्होंने किया था, लगभग 1911 की बात है, और थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था आई थिंक 1898 के लगभग। ये एक्सपेरिमेंट, ये मॉडल 1911 में आया था, रदरफोर्ड का मॉडल। उसके बाद तो इसके अंदर रिवॉल्यूशन चल रहा है, चलता रहा था। देखिए क्या था अल्फा रे एक्सपेरिमेंट, ये हम डिटेल में पहले ये पढ़ेंगे, उसके बाद हम रदरफोर्ड मॉडल पे आएंगे। सबसे पहले अल्फा रे एक्सपेरिमेंट में अल्फा रेज होती क्या है, अल्फा पार्टिकल होते क्या है। गाइस यू नो हीलियम जो होता है वो होता है 2He4, मींस एटॉमिक नंबर इज 2, एटॉमिक मास नंबर इज 4, दैट इज मास नंबर नॉट मास। मास नंबर इज 4, एटॉमिक नंबर इज 2, एटॉमिक नंबर मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
और मास नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. दिस इज एटॉमिक मास नंबर. न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स का जो नंबर है वो एटॉमिक मास नंबर होता है. अब होता क्या है, जितने प्रोटॉन्स किसी भी एटम के अंदर होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी एग्जिस्ट करते हैं, आपको पता है. अगर हमारा एटम इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है, सपोज दैट इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए, इसके अंदर माइनस में लिखा है कि यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए. सो गाइस जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं. अच्छा कैसे होते हैं वो आगे पढ़ेंगे. फिर अभी फिलहाल हमको पता है ये सब कुछ, क्योंकि हम मॉडर्न एटॉमिक मॉडल पढ़ चुके हैं. जैसे ही इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो क्या होता है, प्रोटॉन का नंबर ज्यादा हो जाता है. कितना ज्यादा होता है, 2 ज्यादा हो गया. पहले तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर हैं, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, 0 न्यूट्रल हो गया एटम. लेकिन अब आगे क्या हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए गए हैं तो प्रोटॉन्स का नंबर ज्यादा हो गया, इट मींस पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया. इस वजह से हमारे एटम के पास चार्ज आ जाता है 2 पॉजिटिव, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं. अच्छा ये थॉमसन ने बता दिया था. थॉमसन ने ये भी कहा था, ये पॉइंट रहेगा आई थिंक, कि जितना पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर एग्जिस्ट करता है उतना ही नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है. कि जो टोटल नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, वो प्रोटॉन नहीं, वो टोटल चार्ज जो है एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज उसके बराबर होता है. इट मींस हमारा एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और स्टेबल होता है. स्टेबल क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन यहां से जाने की कोशिश करेगा तो जो उसके बाद में पॉजिटिव चार्ज बनेगा उसको खींचने की कोशिश करता है, वापस जाने देना चाहता. तो नेचर जो होता है एटम का, एटम स्टेबल भी होता है और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी होता है. देखिए आगे अल्फा पार्टिकल समझ गए कि हीलियम का जो एटम है अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो वो आयन बन जाता है He2 पॉजिटिव आयन, और इसका नाम है अल्फा पार्टिकल. हीलियम का सिर्फ न्यूक्लियाई कह सकते हो तुम, विदाउट इलेक्ट्रॉन्स. अब देखिए, अब हमें पता है कि हीलियम का जो आयन है उसके पास पॉजिटिव चार्ज है और मास भी है. मास कितना है, 4 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज 2He4 लिखा था. और चार्ज कितना है, 2 प्रोटॉन्स के बराबर है. एक्सपेरिमेंट क्या था, अल्फा रे एक्सपेरिमेंट. एक लेड कैविटी चूज करी थी. लेड कैविटी का मतलब है एक तरह से बर्तन, बॉक्स, जिसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा हुआ था. रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐसा जो अल्फा पार्टिकल रिलीज करता हो, एमिट करता हो. यहां से अल्फा पार्टिकल्स की बीम निकलती है और यहां पे इसको कॉलीमेटर लगाया हुआ होता है. कॉलीमेटर का मतलब है अल्फा पार्टिकल को सिंपल एक बीम की फॉर्म में रखे, इसको स्कैटर ना हो, फैलने ना दे. तो यहां से अल्फा पार्टिकल एकदम बीम की फॉर्म में जाते हैं. ये इंसिडेंट कहां पे होते हैं, एक हमारी गोल्ड फॉइल लगी हुई है यहां पे. यहां पे हमने गोल्ड फॉइल लगाई हुई है इस तरह से. इस गोल्ड फॉइल की जो थिकनेस है वो है 2 × 10⁻⁻7 मीटर, यानी बहुत ही ज्यादा थिन है. अब इसके बाद हम डिटेक्टर लगाते हैं बेटा यहां पे. ये डिटेक्टर है, कंप्लीट सर्कल की फॉर्म में, पूरा का पूरा सर्कल है. डिटेक्टर क्या है, ये स्क्रीन है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, और इसके साथ प्रोवाइडेड है एक माइक्रोस्कोप. ये गोल्ड फॉइल है, इसकी थिकनेस 2 × 10⁻⁻7 मीटर है, बहुत ज्यादा थिन है. उसके बाद डिटेक्टर लगाया हुआ है. डिटेक्टर क्या है, ZnS की स्क्रीन है जिंक सल्फाइड की, और उसके साथ एक माइक्रोस्कोप लगाया हुआ है. जिंक सल्फाइड की स्क्रीन क्यों लगाई हुई है, अल्फा पार्टिकल
गोल्ड फॉइल के अंदर से पास होने के बाद जब ZnS की स्क्रीन से टकराते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो वहां पे सिंटिलेशन होता है। सिंटिलेशन का बेसिक मीनिंग ये है, स्पार्क जनरेट होती है। अल्फा पार्टिकल यहां टकराएंगे, स्पार्क जनरेट होगी। डिटेक्ट कौन करेगा? ये माइक्रोस्कोप से फटाफट हमें पता लग जाएगा कहां पे स्पार्क हुआ है। तो हम ये देख सकते हैं बेसिकली कि जो पार्टिकल्स इसके अंदर से निकले थे वो यहां टकराए हैं, यहां टकराए हैं, यहां, या पूरा सर्कल में है तो, या वापस लौट गए हैं इस तरफ। स्कैटरिंग देख रहे हैं हम। अब देखो इन्होंने क्या पाया था एक्सपेरिमेंट के बाद। रदरफोर्ड ने नहीं कह रहा था, उनके जो दो असिस्टेंट थे, असिस्टेंट कलीग जो भी थे, तो ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल थे वो सीधे पास हो गए अनडेविएटेडली। कुछ पार्टिकल अपने पास से थोड़े से डेविएट हुए थे। ये लेड कैविटी है, अल्फा पार्टिकल्स यहां से निकले हैं। कॉलीमेटर जो है उसने बीम की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जो गोल्ड की फॉइल है उसके पास होने के बाद ये ZnS की स्क्रीन जो डिटेक्टर का काम कर रही है, इस पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग कितनी हुई है, डिफ्लेक्शन कितना हुआ है, डेविएशन कितना हुआ है इसके पाथ में। ज्यादातर मैक्सिमम पार्टिकल स्ट्रेट पास हुए, कुछ डेविएट हुए लेकिन बहुत ही स्मॉल एंगल से। ज्यादातर नंबर इन्हीं का था, स्ट्रेट पास होने वाले और स्मॉल एंगल से पास होने वाले। कुछ पार्टिकल्स 1 in the 8,000, 8,000 में से एक अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री या इससे ज्यादा एंगल पे बेंड हुआ था इस तरह से। सिर्फ एक पार्टिकल 8,000 पार्टिकल्स में से जो 90 डिग्री या इससे ज्यादा एंगल पे स्कैटर हुआ था, बाकी सारे ऐसे नॉर्मल एंगल्स पे, स्मॉल एंगल्स पे स्कैटर होते रहे थे। तो इसके बाद इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी कि अगर अल्फा पार्टिकल जो है, अल्फा पार्टिकल हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज, और इसके अंदर बहुत सारे एटम भरे हुए हैं। कोई भी मैटर एटम से बना हुआ है सारे का सारा, तो एटम इसके अंदर भरे हुए। इट मींस क्या, ये जो पार्टिकल पास हो रहे हैं एटम से पास हो रहे हैं, मतलब बहुत सारा पार्ट तो खाली पड़ा हुआ है एटम के अंदर का, जैसा लेनार्ड ने कहा था। तो बात सही निकली उनकी कि मैक्सिमम जो पार्ट है एटम का वो एम्प्टी है। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? तो सारे के सारे पार्टिकल पास हो जाते हैं या स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं। ये डिफ्लेक्शन क्यों था देखते हैं आगे। अब बात आती है इनकी कि ये ज्यादा एंगल पे स्कैटर हो रहे हैं और सिर्फ एक आधा पार्टिकल, सारे पार्टिकल्स में से वेरी लेस नंबर, मतलब एक आध पार्टिकल जो था वो एकदम रिट्रेस कर गया इस पाथ को अपने को, जैसे आया था वैसे चला गया। मींस एंगल ऑफ स्कैटरिंग इज 180 डिग्री, 180 डिग्री पे स्कैटर हुआ है, जैसे आया था वैसे ही वापस चला गया। तो यहां पे रदरफोर्ड ने अपना कंक्लूजन दिया कि भाई मोर जो मैक्सिमम पार्ट है एटम का वो एम्प्टी रहता है। थॉमसन ने जैसा कहा था वैसा कुछ नहीं है। दूसरा, जो ये पार्टिकल वापस आया है, या ये वाला पार्टिकल जो 90 डिग्री से ज्यादा पे स्कैटर हुआ है, ये किसी ऐसी जगह जाके टकराए हैं जहां पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज था। मींस बेटा अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज था, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रिपेल करेगा। तो अल्फा पार्टिकल कहीं ऐसी जगह पे टकराए हैं जाके जहां पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, और ये तो बिल्कुल उसके पास सामने चला गया। जैसे यहां पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, यहीं पे हमारा अल्फा पार्टिकल चला गया, सो इसने अपना पाथ रिट्रेस कर दिया, जैसे गया था वैसे ही वापस आ गया। दूसरा वाला हो सकता है इसके इधर से गया हो तब ऐसे बेंड हुआ है। तो ये पार्टिकल तो सीधे इसके सामने गए जहां पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ था और वापस आ गए। जो ये जगह थी जहां पे वो कह रहे थे रदरफोर्ड जी कि वहां पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, उस जगह का नाम इन्होंने रख दिया न्यूक्लियस। इससे पहले नहीं पता था न्यूक्लियस जैसा कुछ होता है कि नहीं होता। अभी प्रोटॉन का नहीं पता, अभी सिर्फ न्यूक्लियस पता है, पॉजिटिव चार्ज पता है। तो इन्होंने कह दिया कि एटम का ज्यादातर पार्ट जो है एम्प्टी है, खाली रहता है, और उनमें एक जगह ऐसी है एटम के अंदर कहीं भी उसके सेंटर में जिसमें सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, भरा हुआ है।
और उस जगह का नाम न्यूक्लियस होता है, नाभिक। अब ये न्यूक्लियस के अंदर लगभग सारा का सारा मास भी कॉन्सेंट्रेटेड, ये तो इसकी कंक्लूजन है। लॉज आएंगे जो रदरफोर्ड के पोस्टुलेट है वो देखेंगे हम। अभी रिजल्ट की अगर चर्चा करें तो रिजल्ट में इस तरह से आया था बेटा, अगर ग्राफ बनाते हैं यह नंबर डेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स, और यहां पे लिखेंगे हम एंगल, और वो डिग्री में है। तो नंबर ऑफ यहां से जैसे 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, मैक्सिमम जो पार्टिकल थे नंबर में 10⁻⁷ के लगभग, वो 0 से और 20 डिग्री तक स्कैटर हुए थे, मतलब या तो स्ट्रेटली पास हो गए थे, 0 डिग्री था, या फिर 0 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा 20 डिग्री तक, यानी स्मॉल स्कैटरिंग थी। तो ग्राफ कुछ इस तरह से आया था। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थी। थियोरेटिकल सिंपली ग्राफ ऐसे आना चाहिए था। और यहाँ पे 90 में हम मान रहे हैं कि यहाँ पे एक पार्टिकल है, तो अब दिखाई दे रहा है कि 0 से 20 डिग्री तक 10⁻⁷, यानी बहुत ज्यादा नंबर में जो पार्टिकल थे वो डेविएट हुए नहीं, बहुत स्मॉल डेविएशन था। और बहुत सारे ज्यादा पार्टिकल्स हैं, यानी सबसे ज्यादा पार्टिकल जो या तो स्ट्रेटली पास हो गए या स्मॉल डेविएशन आया उनके अंदर। 90 डिग्री पे या इससे ज्यादा 8,000 में से 8,000 में से सिर्फ एक पार्टिकल 90 डिग्री या इससे ज्यादा एंगल पे स्कैटर हुआ था। इसी की बेसिस पे इसके लॉ थे अपने, जो मैंने बताए थे आपको। सबसे पहला, एटम हमारा एम्प्टी होता है पूरा का पूरा, दोबारा से देख लो जो पोस्टुलेट्स हैं रदरफोर्ड मॉडल के। दूसरा, इसके बीचों बीच में एक सेंट्रल कोर होता है, जैसे सोल ऑफ द एटम कहते हैं, न्यूक्लियस, जिसके अंदर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। तो यहां पे न्यूक्लियस बता दिया गया। तीसरा आया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो थॉमसन मॉडल की जगह रखे हुए नहीं होते, वो रिवॉल्व करते रहते हैं। रिवॉल्व क्यों करते हैं, कैसे पता लगे, हम आगे देखेंगे अभी। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग रहते हैं। अब रिवॉल्व करने के लिए सर्कुलर पाथ में जब कोई बॉडी रिवॉल्व करती है तो इसको एक फोर्स चाहिए होता है, इसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। आप सभी को पता है, सर्कल में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है। अगर किसी स्टोन को हम ऐसे सर्कल में घुमाना चाह रहे हैं ऐसे, तो हमें एक रोप की जरूरत होगी, और यहां पे उस रोप का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। कहां से आएगी वो, तो यहां पे क्या है, तुम्हें पता लग गया, बीचों बीच में न्यूक्लियस रखा हुआ है जिसके अंदर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। और एक फोर्स जो आपने पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज कूलम्स फोर्स, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन को सर्कल में रिवॉल्व करने के लिए। आई थिंक यू गॉट इट। फोर्थ और बहुत ही बेसिक सा जो हर मॉडल में बताया गया है कि टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज था, प्रोटॉन नहीं पता बेटा, अभी पॉजिटिव चार्ज पता है, न्यूट्रॉन भी नहीं पता, सिर्फ पता है पॉजिटिव चार्ज ऐसा कुछ होता है। तो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर है। यानी कि हमारा जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि उस पे चार्ज जीरो होता है, कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, ना टोटल नेगेटिव चार्ज ना टोटल पॉजिटिव चार्ज। अब इसकी लिमिटेशंस क्या थी, ये काफी हद तक ये भी सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि थॉमसन की, लेनार्ड्स की सारी खामियां इसने पूरी करनी। इसने बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों इजेक्ट आउट होते हैं,
पॉजिटिव चार्ज इजेक्ट आउट हो नहीं सकता, अंदर रखा हुआ है, न्यूक्लियस के अंदर बंद है। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं, शेयर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी फेल हो गया। फेल होने के दो कारण थे। पहला तो ये है, सबसे पहला कि भाई अगर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये घूम रहा है, तो थकेगा, टायरनेस आएगी, इसके अंदर एनर्जी खत्म हो जाएगी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन थकेगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएगा और एटम हमारा कोलैप्स हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एटम कोलैप्स हो जाएगा। कोलैप्स होने के बाद पूरा का पूरा मैटर तबाह हो जाएगा, यूनिवर्स खत्म। सारी चीजें एटम से बनी हुई हैं, एटम खत्म, यूनिवर्स खत्म। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, बिकॉज हम एटम स्टेबल, हमें पता है सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही, गायब नहीं होते एकदम से। तो एक तो ये कारण था कि इन्होंने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो घूमते हैं। बोर साहब आए, कमी पकड़ी गई इनकी कुछ दिन बाद कि इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो थकेंगे, एनर्जी आएगी कहां से इनके पास घूमने के लिए, लगातार घूमते रहेंगे हमेशा ही। एक कारण ये था। दूसरा, वही जो हाइड्रोजन एटम की स्पेक्ट्रल लाइंस थी उनको ये अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे अपने मॉडल के अकॉर्डिंग। फिर मतलब ये काफी हद तक सक्सेसफुल रहा था, लेकिन कंप्लीटली 100% नहीं हुआ। 100% क्या, 90% भी नहीं हुआ। उसके बाद बोर का मॉडल आता है। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, ठीक है, रदरफोर्ड ठीक कह रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर भरा रहता है न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन एक दिक्कत है कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी सेल में जब रिवॉल्व करते हैं अपनी ऑर्बिट्स में, ये जो पाथ है इलेक्ट्रॉन्स का, ये इतना अच्छा पाथ है कि इसके अंदर एनर्जी खर्च नहीं होती 1% भी। एक बार घूमना स्टार्ट करा, हमेशा घूमते रहो, कभी नहीं थकेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्वांटाइजेशन दिया था एंगुलर मोमेंटम का, बट बेसिक बात यह है कि नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स थे जिनमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, स्पेसिफाइड ऑर्बिट्स में मूव करता है। सपोज है थिएटर की हमारी सीट्स हैं, सबसे नीचे वाली जो सीट है उस पर टिकट मिलता है 150 का, सेकंड वाली पे 200 का, और ये वाली 250। तो अगर कोई बंदा यहां पे बैठा हुआ है तो उसे कोई एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है, जब तक वो कुछ और नहीं करना चाहता, कुछ खरीदना ना चाहता हो। यहां पे जो बैठा हुआ है उसके पास ठीक है 200 रुपए एक बार दिए, काम खत्म, बैठा रहेगा आराम से, पूरी मूवी देखने के बाद ही उठेगा। सेम वे यहां पे होगा। लेकिन अगर ये बंदा सोचता है मेरे को यहां नहीं यहां पे बैठना है या यहां पे बैठना है, तो उसको ज्यादा पैसे चाहिए। मीन्स यहां पे कितने, उसे 50 रुपीज की नीड होगी, एक्स्ट्रा चाहिए। लेकिन जहां वो बैठा हुआ है ना, वहां कोई दिक्कत नहीं है उसको। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन है, जिस सेल में वो घूम रहा है वहां पर उसे एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए नहीं, वो सेल इतनी अच्छी है, एनर्जी इसकी 0% खर्च होती है, कोई एक्स्ट्रा मनी की नीड नहीं है, जैसे यहां पे नहीं थी। अब अगर बंदा इस रो से उठ के दूसरे वाली रो में जाता है, इसको 50 रुपीज एक्स्ट्रा चाहिए तो खर्च करेगा। अगर बंदा सेम वे यहां पे जो बैठा हुआ है जिसने 200 की टिकट खरीदी थी 250, वो सोचता है ठीक है भाई मैं यहां से भी काम चला सकता हूं देख के आराम से, तो यहां जब आएगा तो उसके पास कितने एक्स्ट्रा बचे, 100 रुपीज, तो उसके पास एक्स्ट्रा है, वो रिलीज करेगा, मतलब उसके पास एक्स्ट्रा आ गए। तो वही इलेक्ट्रॉन की कहानी होती है बोर्स मॉडल में, कि वैसे जब अपनी सेल में है तो कोई दिक्कत नहीं है, जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी रहेगी, ना खर्च होगी ना गेन करेगा। लेकिन जैसे ही वो अपनी सेल को चेंज करेगा, इनर सेल से आउटर सेल में जाने की कोशिश करेगा, तो उसको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी गेन करेगा कहीं से। और अगर आउटर सेल से इनर सेल में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी है उसके पास, जैसे यहां पे एक्स्ट्रा पैसे थे, ठीक है। तो बोर के मॉडल में क्या था, सबसे पहला तो यही, जो रदरफोर्ड की जितनी सारी बातें थी सारी मान ली गई, सारा कुछ लिख दिया। देयर इज अ सेंट्रल कोर इन एटम where the whole positive charge and approx the complete mass of the atom is concentrated, and that core is known as the nucleus.
Electrons are always revolving in the fixed orbits, and centripetal force is provided by the electrostatic force of attraction between nucleus and the electron. And total positive charge on the nucleus is always equal to total negative charge of the electrons. Hence the atom is neutral. सारी बातें मान ली, लेकिन एक्स्ट्रा क्या कहा? सबसे पहले electrons moves in the non-radiating orbits in which the angular momentum is always integral multiple of h by 2 pi, या इसको हम h कट भी कहते हैं। h कट मीन्स h by 2 pi। h क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। पाई आप जानते हैं, ये क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम था कि किसी भी सेल के अंदर जैसे तुम n की वैल्यू पुट करोगे, अगर फर्स्ट सेल का देखना चाहते हो, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है बेटा। फर्स्ट सेल के लिए 1 होगा, सेकंड के लिए 2 होगा, थर्ड के लिए 3 होगा। तो अगर आप किसी भी सेल के लिए एंगुलर मोमेंटम देखना चाहते हो तो वो फिक्स रहता है। हम फिर देखेंगे एनर्जी कैसे फिक्स रहेगी। तो सबसे मेन बात जो इन्होंने कही थी कि एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। किसी भी सेल का एंगुलर मोमेंटम इजीली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम रेडियस निकालेंगे एटम की इसी बेसिस पे कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा है कोई भी इलेक्ट्रॉन तो रेडियस क्या होगी उसकी, सेकंड में मूव कर रहा है तो रेडियस क्या होगी उसकी। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल के अंदर से कुछ चीजें जो रहती हैं माइनर सी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टेक्निकल टर्म, इंपैक्ट पैरामीटर क्या होगा, तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बोर मॉडल कंप्लीट करेंगे, रदरफोर्ड मॉडल का डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इंपैक्ट पैरामीटर, वो सारा पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है गाइस देन लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल और कमेंट में जरूर बताइए जो भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो या कुछ अच्छा नहीं लगा हो वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।